मतलब ये तो कोई 4 साल का बच्चा भी बता देगा ना कि ऑब्वियसली वो फिल्म का प्रमोशन करने के लिए उस शो में जा रहे हैं। वरना ऐसा क्यों होता है जब कोई फिल्म आ रही होती है तभी पॉडकास्ट होते हैं फिल्म स्टार्स को लेकर के, तभी ये लोग लेटेंट जैसे शो में इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करते हैं और कोलैब यूट्यूब पे भी करते हैं। पहले इंस्टाग्राम रील बना लेते थे, फिर शॉर्ट्स बनाए, फिर इंस्टा पे पोस्ट वगैरह डालना शुरू कर दी। फिर वो उसको स्क्रिप्ट दे देता था कि आप ऐसे परफॉर्म करना शुरू कर दो, उसके हिसाब से चलता था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। और अब टैलेंट शोज में यूट्यूब पे, पहले तो यूट्यूब वीडियो में एक साथ एक्टिंग करना शुरू कर दी, अब टैलेंट शोज में भी आने लग गए हैं। तो ऑब्वियसली वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आ रहे हैं ना। दोस्ती अगर होती तो एक वीडियो तक क्यों रहती, 2-3 वीडियो में और भी हो सकती थी। ऑब्वियसली वो अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आ रहे हैं। आपको एज अ ऑडियंस ये लगता है बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं हमारे देश में जो इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस बॉलीवुड एक्टर के सिग्मा एडिट बनाते हैं कि जाकिर खान ने तो आलिया भट्ट की ले ली भाई, मजा आ गया, ये वो। देखो कोई भी अपनी लेनी देनी बिना परमिशन के अलाउ करेगा नहीं। ये भी कहा जाता है कि अफवाह है कि ट्रिगर्ड इंसान या कैरी मिनाटी भी परमिशन लेकर रोस्ट बनाता है। बाद में कौन लीगल रिपरकशंस फेस करे, बाद में कौन बैकलैश फेस करे। देखो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ योर इमेज। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सच है, हाँ हो सकता है, सच भी हो सकता है, ना भी हो। बट हाँ, एज अ ऑडियंस का भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि हमें ये दिखाया जा रहा है कितनी अच्छी बॉन्डिंग है सेलिब्रिटीज़ या बॉलीवुड वालों की यूट्यूबर्स के साथ या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ। अब वो यूट्यूब पे एक्टिव है नहीं है, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कितनी अच्छी दोस्ती है, इसका भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। ऐसा क्यों होता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद दोनों एक दूसरे को कभी दिखते भी नहीं, वो आदमी कभी आया ही नहीं उसके बाद, और थंबनेल में ऐसा दिखाया जा रहा है दोनों की ग्रेट बॉन्डिंग है और दोनों काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो दोनों आपस में कोई मिलते भी नहीं, बशर्ते उनको मिलाने की जरूरत होती है। क्योंकि उनकी पीआर टीम बता देती है कि देखो सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारे फेक ट्रेंड्स भी चलवा लिए, 10-15 साल पहले हो जाता था ऐसे हादसा। फेक ट्रेंड्स चलवा लिए, पेड रिव्यूज करवा लिए, यूट्यूबर्स को हमने खरीदना शुरू कर दिया, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। हमारी 2-3 सेकंड की क्लिप आपने टीजर के लिए और ट्रेलर के लिए अगर यूज कर ली इन ऑर्डर टू रिव्यू दैट, तो उसके लिए भी हमने स्ट्राइक मार दी, आपका वीडियो टेक डाउन करवा दिया। जो आपके फिल्म के एजेंडा को एक्सपोज कर रहा था उसके खिलाफ हमने उसकी रीच हमने जानबूझ के कम करवा दी और अपने फैन पेजेस से उसको रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट्स वगैरह, उसकी फियर मॉन्गरिंग करना, उसके बच्चों को, उसकी बच्ची के बारे में 4-5 साल की छोटी की इसका बलात्कार कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, उसकी बीवी को गाली गलौज, ये सब चीज़ें भी थी। फिर इनको समझ में आ गया कि जब यूट्यूब पे चैनल बनने लगे जो आलिया भट्ट की पीआर वगैरह को एक्सपोज करने लग गए, तो उसकी पीआर टीम ने आइडिया दे दिया कि जब सेलिब्रिटीज़ की पीआर को एक्सपोज कर दिया जाता है कॉफ़ी विद करण में या कहीं पे भी हो जाए, कपैप्स के बारे ले करके जाएँ या कहीं पे भी जाएँ। और बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने 20-30 साल जर्नलिज्म इंडस्ट्री में अपने काम करा था, वो भी रिटायर होकर के बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्सपोज के काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, रियलिटी ऑफ शाहरुख खान, रियलिटी ऑफ नीतू सनन, रियलिटी ऑफ आलिया भट्ट, उल्टी खोपड़ी करके यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाके देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तब जाकर के इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करना शुरू किया एंड दे प्रिटेंड दैट वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड कर्टियस एंड वी लव देम, और वो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त है, पर ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। बहुत सारे लोग कहेंगे अगर वो दोनों खुशी से काम कर रहे हैं तो आपको उसमें भी दिक्कत है। मैंने कहा इसमें दिक्कत नहीं है, इंसान नेचुरली काफी अच्छा है, फ्रेंडली हो सकता है, पर ऐसे ना करे कि बिल्कुल ही झूठ बोला जा रहा है कि देखो इनकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उसकी दिक्कत है। जब ये फैलाया जाता है ना तब दिक्कत होती है। देखो और अगर आप ये कह सकते हो ना कि एक्टर्स के तो कांस्टेंट शूट्स होते हैं, जब उनको फ्री टाइम मिलता है तो अपनी फैमिली के टाइम टाइम स्पेंड करेंगे, छुट्टियों पे जाएंगे, बिल्कुल सही नहीं है बात, एकदम बकवास है। उसके पीछे का रीजन ये एक और है कि कपिल शर्मा है, वो एक फिल्म प्रमोट करने के लाखों रुपए ले लेता है, तो पैसे बचाने के लिए चक्कर में वो किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर लेंगे या पॉडकास्ट में आ जाएंगे, कह देंगे हम आना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार कपिल शर्मा डेट नहीं दे पाता, कभी डेट का इशू हो जाता है। ऑन एयर ये बात बोली गई है, सयाजी संडे ने शायद ये बात बोली थी, और गोविंद नामदेव वाला एपिसोड था उसमें कह रहे थे कि जब हम आने का ट्राई तो करते थे पर डेट का इशू हो जाता था, कभी कपिल शर्मा खुद ही डेट नहीं देता था। नंबर ऑफ एपिसोड तो फिक्स रहेंगे ना, उसमें किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है तो कपिल शर्मा की टीम, नेटफ्लिक्स की टीम डिसाइड करेगी। मतलब एक बंदा है कपिल शर्मा, उस पर पूरा बोझ है कि ये सारी बॉलीवुड की फिल्मों को प्रमोट करेगा, तो कितनी कर लेगा वो, 104। लेकिन 104 वीकेंड, मतलब 104 होते हैं शायद वीकेंड होते हैं एक साल में, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। तो अब जाहिर सी बात है उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना जरूरी भी था कहीं। तो यही है, इसमें ऐसा कुछ इज्जत रिस्पेक्ट जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अच्छा इंसान हो, बिल्कुल हो सकता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी खराब इंसान हो, बिल्कुल हो सकता है बॉलीवुड कोई यूट्यूबर बहुत अच्छा इंसान हो या कोई यूट्यूबर बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो, ये भी हो सकता है। ऑन कैमरा तो सभी अच्छे बनने का ट्राई करते हैं, पर इस चीज़ को सही मत मानिए, क्योंकि मैं एजेंडा एक्सपोज करूंगा एक ऐसे बेकार रिव्यूअर का जिसने
बात करी है, और जो कहता है इंडियाज गॉट टैलेंट इज़ वेरी फनी, और उसका रिव्यू करता है सीज़न 2 का। मैं बात करूँगा उसके बारे में। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर सुबह के 5-5 बजे तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपने घरों में पार्टियाँ दे सकते हैं, दुनिया भर की सारी पार्टियाँ कर सकते हैं, फैमिली के साथ एक-एक महीने की छुट्टी पे जा सकते हैं और विदेशों में घूम सकते हैं, मालदीव्स में पड़े रह सकते हैं, खर्चे वगैरह वहाँ पे सारे जुटा सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं। करण जौहर की तो पार्टी का ड्रग वाला वीडियो भी वायरल हो गया था सोशल मीडिया पे। अगर इतना सब कुछ ये लोग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली दे डू हैव टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली दे डू हैव टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है इनके पास। और दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मेहनती बहुत होते हैं, तो देखो इतना मत चाटो प्लीज़, ठीक है ना। तुम से ज़्यादा मेहनत करते हो, जो 16-16 घंटे की शिफ्ट करते हो वो ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये क्या है बेवकूफ़ साले, आता कुछ है नहीं। सिगरेट शराब पी के बोटॉक्स लगा के साले विग पैच वगैरह पहन के अपने आपको 25 साल का लौंडा बताते हैं, और 55 साल की लड़की की, खुद 55 साल के 20 साल की लड़की के साथ रोमांस करते फिरते हैं। मेहनती मत बोलो इन्हें, तुम मेहनती हो। पर ये क्या मैसेज दिया जा रहा है ये सब प्रमोशनल बकवास के चक्कर में कि प्लीज़ 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 आइए। एंड ये बिलो एवरेज फिल्म जो अपनी टेक्निकल डिटेल्स और ख़राब स्टोरी लाइन के लिए इंटरनेट पे ऑलरेडी ट्रोल हो रही है, कॉपीड सीन्स के लिए ट्रोल हो रही है, खराब एक्शन सीक्वेंसेस के लिए ट्रोल हो रही है, खराब एक्टिंग के लिए ट्रोल हो रही है, खराब एक्सप्रेशन के लिए ट्रोल हो रही है, खराब हरियाणवी भाषा के लिए ट्रोल हो रही है, खराब कहानी के लिए ट्रोल हो रही है, इसको आइए और प्लीज़ देखिए, क्योंकि पैसा तो हम लोगों को पेड़ पे उगता है अकॉर्डिंग टू दीज पीपल। एक्टर का क्या होता है, एक पिक्चर का काम करने का 10-12 करोड़ रुपए लेके घर चला जाता है। हमारा तो 10-12 करोड़ नहीं मिलते ना, पूरी जिंदगी में शायद 10 लाख रुपए शायद मुश्किल से कमा पाते हैं लोग। तो यही इस फिल्म के, इस शोज के जरिए यही मैसेज दिया जा रहा है। जी, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, कोई भी बच्चा मास मीडिया में पढ़ता होगा, कोई भी बच्चा जर्नलिज्म की पढ़ाई करता होगा, या कोई भी बच्चा सोशल मीडिया हैंडलिंग के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी जानता होगा, उसे पता होगा प्रमोशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिल्म के लिए, पीआर बहुत ज़रूरी है। पर दूसरी तरफ मैं जानता हूँ कि सैयारा की तो कोई पीआर वगैरह नहीं थी, उसकी तो इतनी कोई हाइप भी नहीं थी, ठीक है। सैयारा तो ब्लॉकबस्टर हो गई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी कुछ टाइम तक नहीं चली थिएटर्स में। तो फिल्म कंटेंट के दम पे चलती है, पीआर के दम पे इतना नहीं चलती है। आप कितना भी घसीट लोगे, एक टाइम के बाद उसका असर नहीं होगा। आप एक उस मैसेज तो यही दिया जा रहा है ना इवेंचुअली। और बहुत सारे लोग जो शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आफ्टर सीइंग दिस सेलिब्रिटी सो क्लोजली, और फिर सेलिब्रिटी और जो बॉलीवुड वाले आपस में कोलैब करते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती भी होगी स्टेज पे, तो हंसी मजाक होगा, दे विल डेफिनेटली एंजॉय, और बहुत सारे लोग अब फिर अल्फा फिल्म को देखने जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अल्फा फिल्म कितनी खराब है। टीजर और ट्रेलर देख के समझ में आ जाता है कि फिल्म कैसी होने वाली है। 2-4 बार एक्सेप्शन हो सकती है, पर एक्सेप्शन को एज एग्जाम्पल नहीं ले सकते। पहली बार, मुझे तो पहली बार पेड रिव्यूअर्स ज़्यादा सही लगने लग गए हैं। एटलीस्ट वो कम से कम कुछ वीडियोस में बोल तो देते हैं जिनकी पेमेंट नहीं रिसीव हुई उनको, कि अपना टाइम बचाइए और अपने पैसे बचाइए और इस फालतू फिल्म को अवॉइड कीजिए। यहाँ तो उल्टा और ही क्राइटेरिया बढ़ाया जा रहा है कि देखो हमने तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर लिया ना, अब हमने अपनी पीआर करा लिया, अब जाओ जाओ करके ये फिल्म देखो। दिक्कत क्या है कि आलिया वॉज नॉट इवन मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द शो। आप शो होस्ट करने जा रहे हो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला हो गया। अनस्क्रिप्टेड जब शोज होते हैं तब यही होता है। वो पूरा ऑकवर्ड हो गया क्योंकि आलिया को पता ही नहीं था रिएक्ट कैसे करना है। समय ने अपनी कॉमेडी करी, पर आलिया को समझ में ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या, किस चीज़ पे क्या बोलूँ, क्या रिएक्शन दूँ, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था वो। एंड शी वॉज नॉट क्लियरली इम्प्रेस्ड विद ऑल दैट एम्बियंस। तो टेक्निकली उसको पीआर या प्रमोशन भी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज आप खुद ही अपनी फिल्म की पीआर करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो ऑडियंस आपको स्क्रीन पर टॉलरेट करने में क्यों कंफर्टेबल होगी। और बहुत सारे लोग जो ऑडियंस में से हैं वो अल्फा फिल्म देखने जाएंगे, जो उस लाइव शो की ऑडियंस है उसमें। क्योंकि जब आप बुक माई शो खोलो, अभी अपने स्टेट का नाम लिखो, स्टेट अपना सेलेक्ट करो जितने भी, जो जौन सा भी है, और फिर देखो अल्फा के नीचे नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड जो लिखा है, अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सारा का सारा वाईआरएफ के पास है। एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी के पास इंडिया में है तो वाईआरएफ के पास है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्क्रीन पे अल्फा लगेगी। तो ऑब्वियसली दे नीड द बिगेस्ट गाय ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया। तो वो समय आ गया। देखो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि लेटेंट का सीजन 2 का पहला एपिसोड आया, सुपर हिट हो गया, ऑडियंस भी एंटरटेन हो गई, बल्ले बल्ले शावा शावा। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर लोग अल्फा देखने जाएंगे तो ऑब्वियसली मैनी ऑफ देम विल बी डिसअपॉइंटेड, और उनके टाइम और पैसे बर्बाद होंगे। क्योंकि अल्फा फिल्म कैसी है वो तो हम सब जान चुके हैं। इस फिल्म की हाइप ज़ीरो है, इसकी कहानी ज़ीरो है। हो सकता है कि फेक कलेक्शंस दे करके कुछ बढ़ा चढ़ा के बता भी दिया जाए, लेकिन ओवरऑल हमें पता है फिल्म कैसी है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है, वही मेरी
प्राइमरी थॉट है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि लेटेंट का शो अच्छा था, फालतू बुरा क्यों बोल रहे हैं, मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं समझ गए ना आप। और जब बंटी और बबली 2 आई थी, मुझे अच्छे से याद है कि शर्वरी की एक्टिंग को बहुत गालियाँ पड़ी थी। और बहुत सारे लोग कहते हैं आलिया इज़ अ वेरी बैड एक्ट्रेस। मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, तो मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि अगर ये दोनों आपको अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत सारे मूवी रिव्यूअर्स ने शर्वरी की एक्टिंग को बेकार कहा था अल्फा में, मतलब बंटी और बबली 2 में। तो अगर ये दोनों टैलेंटेड नहीं हैं एज पर ऑडियंस, तो हाउ डू दे हैव द एबिलिटी और राइट टू जज समवन ऑन स्टेज, बिकॉज इनका खुद का टैलेंट भी ऑलमोस्ट जीरो है। देखो, शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आप टीवी चैनल चेंज करते थे, वहाँ आ रहा है कपिल शर्मा शो। टीवी खोला, चैनल अपना लगा दिया सोनी, वहाँ पे कपिल शर्मा शो आ रहा है। तो या फिर कलर्स लगा दिया, वहाँ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आ रहा है, कॉमेडी नाइट्स लाइव आ रहा है, कॉमेडी नाइट्स बचाओ आ रहा है। तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर आप चले गए ओटीटी पे। अब ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लोग लेते भी नहीं है इस देश में। नेटफ्लिक्स से आईडी एक दूसरे की आईडी पासवर्ड शेयर वगैरह करके लेते हैं, तो ऑडियंस और कम हो गई। अब यूट्यूब तो हर फ्री में है, हर कोई देखता है, पर दिक्कत क्या है कि हमें बड़े पर्दे पे एंटरटेनमेंट देखने की थोड़ी ज़्यादा आदत हो गई है। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग ऐसे ही करेंगे। शिफ्ट जो हुआ है ना ये कॉमेडी का, ये बहुत दिक्कत है। ओटीटी को आपने बेच दिया, आपने अच्छा करा शो अपना, पर मुझे लगता है कि कपिल शर्मा काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, रेलिवेंट हो गया था। क्योंकि शेखर सुमन ने जब अपना शो शुरू किया, शेखर टुनाइट करके, तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उसे, और उसने बोला चलो कपिल शर्मा की कॉमेडी से अब थोड़ा छुटकारा मिलेगा हमें। तो मैंने कहा यार, कहीं ना कहीं सही भी था। जिस चीज़ की शुरुआत है उसका ख़त्म भी होना पड़ेगा। लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मुझे लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए। ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। लुक, मैं जानता हूँ कि उसने बहुत अच्छा करा है, बट आई नो मेनी गाइज हु हैव वॉन रियलिटी शोज, एंड ट्रस्ट मी, अपनी लाइफ में कुछ वो फेम उनको नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे एक्चुअली। 14 साल के स्ट्रगल के बाद उस बंदे को भले ही कामयाबी मिली है, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। बट आई नो मेनी पीपल क्लोजली एंड सीन हैव, मैंने उन लोगों का स्ट्रगल भी देखा हुआ है। जिन्होंने रियलिटी शो जीत लिए, उनका नाम भी हुआ और फिर गायब हो गए। जो रियलिटी शोज के विनर हैं, ऐसों का हमने नाम सुना है। हर हफ्ते हर साल इंडियन आइडल आता रहता है। उन लोगों का क्या होता है? एक रियलिटी शो जीतता है, फिर उसे कहीं काम नहीं मिलता, म्यूजिक पे आते हैं, डांस पे आते हैं, कितने आ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। उनका कुछ नहीं हुआ, दे फेडेड विद टाइम। प्राइवेट कॉन्सर्ट वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ पे आके गाना गा लेते हैं। उन लोगों को वहीं पे ही वहाँ पे गाना गाने और नाचने के लिए उनको बुला लेते हैं। और उन पे भी वहाँ इसको उनको इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि उनकी आवाज़ पसंद है, उनको इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि सस्ता पड़ता है। सेलिब्रिटी बुलाने की औकात में तो सस्ता सिंगर ही बुला लिया। हनी सिंह या बादशाह को शादी में परफॉर्म नहीं करवा सकते, तो सस्ते में बी प्राक को नहीं बुला सकते, तो फिर किसी इंडियन आइडल के विनर को बुला लिया कि चल भाई इससे खुश हो जा। अरिजीत सिंह को नहीं बुला सकते, दिलजीत दोसांझ को नहीं बुला सकते, तो इंडियन आइडल के विनर को बुला लिया कि भाई ये आ जाएगा। वो अपनी सारी जिंदगी उस फेम को ढूंढते रहते हैं, पर वो मिलता नहीं है। हो सकता है कि दो चार गाने वो म्यूजिक लेबल के साथ निकाल भी दें, बट दे वोंट बी दैट मच एस्टैब्लिश्ड। 140 करोड़ हैं लोग हमारे देश में, वो दिन भर लाइन में लगे रहते हैं, एंड जानते हैं कितनी फीमेल सिंगर्स को हैं। एक सुनिधि चौहान, एक श्रेया घोषाल, और एक वो जैस्मिन सैंडलर्स। उसने तो एक भी रियलिटी शो नहीं जीता मैं उसने पार्टिसिपेट करा, जितना मुझे याद है। मैं उसको जानता हूँ, किक में जो गाना आया था तेरे जैसा तेरे बिना कोई नहीं, वो किक में गाना गाया था उसने। डार्क स्पीकर एक नंबर का अनपढ़ गवार जाहिल आदमी है, खुद इसके अंदर किसी भी तरीका का कोई टैलेंट नहीं है। ही जस्ट रिपीट्स द सेम थिंग एंड अगेन। टिपिकल फूफा जी है, लोगों को डिमोटिवेट करता है। डार्क स्पीकर लोगों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है। हो गया? अब मैं बोलूँ? मुझे पता था ऐसा कोई ना कोई कमेंट तुम में से तुर्रम खां लिख रहा होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन ऑफ है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? जॉनी लीवर भी मिमिक्री आर्टिस्ट था, एंड देन ही केम इनटू फिल्म्स। और उसने फिर क्या करा, गोविंदा के साथ, कादर खान के साथ, डेविड धवन ने मिलकर के कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, कैसी कैसी फिल्में उन्होंने करी हम सब जानते हैं, ठीक है? आई डोंट पर्सनली हैव एनी ग्रजेस विद दैट गाय, ठीक है? लेट जब जागो तब सवेरा। 14 साल लगे, देर आए दुरुस्त आए, चलो अब जम के आ गया। लोग कहेंगे कि तुम में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे ना कि अगर उसकी दुकान अच्छी खासी चल रही है, इंस्टाग्राम पे वो रीलर बन गया है, वो अगर इंस्टाग्राम पे उसकी रील्स या शॉर्ट्स, उसका कंटेंट वायरल जा रहा है, एक्सप्लोड हो गया लेटेंट के बाद, तो आपको क्या दिक्कत है? लेटेंट ने तो टैलेंट आगे पुश किया ना बेटा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कितना बड़ा स्ट्रगल उसने किया है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि बॉलीवुड का पॉलिटिक्स इतना सड़ चुका है कि वो फिल्मों में नहीं आ पाएगा चाह कर भी।
अंकुर अग्रवाल नहीं आता है, वो कहाँ से आ जाएगा फिल्मों में, समझ रहे हो? और आएगा भी तो उसके साथ कितनी घटिया पॉलिटिक्स होगी मैं जानता हूँ। उसने किसी इंसान की मिमिक्री करी और उस इंसान ने कोर्ट में जाके अपने पर्सनैलिटी राइट्स करवा लिए कि आप मेरी कॉपी नहीं कर सकते, तो उसका धंधा तो खत्म हो जाएगा। और उसको पैसे तेरा पड़ोसी देगा या तू देगा जा करके अपनी सैलरी में से? पर्सनैलिटी राइट्स को या पर्सनैलिटी को कोई कॉपीराइट करवा लेता है कि आप मेरी नकल नहीं कर सकते। बाय चांस अगर उसने कर दी तो उसका क्या होगा? आई एम स्केर्ड फॉर इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तुम कहते हो कि तुम चाहते हो कि वो वायरल हो रहा है, फेमस हो रहा है, क्या दिक्कत है? मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पहले के टाइम पे जो अच्छी कॉमेडी करता था, मिमिक्री करता था, कैसेट के जरिए फेमस होता था, उसको दूरदर्शन में सीवी सीरियल में रोल मिल जाता था, वो बड़े पर्दे पे जाता था, टीवी सीरियल पे जाता था, फिल्मों में जाता था। वो सारी ज़िंदगी इंस्टाग्राम रीलर बन के ना निकाल दे अपनी, मुझे टेंशन उस बात की है। बिकॉज अगर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ और लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं तो मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो ऑब्वियसली उसको वो बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो अपना बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखा सके। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे दिखाता रहेगा तो फेमस रहेगा, पर फिल्म इज बॉलीवुड की ज़रूरत है उसे। ठीक है, तुम्हारा क्या है कि वो 100 रुपये कमा रहा है, क्या दिक्कत है भाई? उसकी औकात 1 करोड़ रुपए कमाने की है। वो 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा अगर 100 रुपये कमा रहा है, या 100 फॉलोअर जिसके 2 मिलियन फॉलोअर होना चाहिए, वो 50,000 रुपये बैठा, तो ऑब्वियसली देखो मैं क्रिएटर हूँ, मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होगा। मैं कितने ऐसे लोग जानता हूँ जो रियलिटी शो जीत गए थे, स्टार बन गए थे, उनको शोज मिले और उनका इवेंचुअली कुछ नहीं हुआ। कितने इंडियन आइडल आए, कितने चले गए, कितने सुपर डांसर आए, कितने चले गए। तुम गिनती के दो चार रियलिटी शो वालों का नाम लेते रहते हो, पर भूल जाते हो कि 2009 की बात तुम करते हो। तुम बोलते हो ना धर्मेश है, वो राघव है, वो जितने भी ये हैं, 2009-10 की बात है जब ये फेमस हुए थे। तब तो कुछ था भी नहीं, तब सब कुछ असली था। वो रोना धोना बनावटीपना जो रियलिटी शो में दिखता था वो नहीं था तब के टाइम पे। तो ये बोल देना कि अरे हमने तो देखा है धर्मेश सर का ऑडिशन, वो फेमस हो गए थे तब। तब टेलीविजन वॉट नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल, और तब इतनी डर्टी पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म इंडस्ट्री में नहीं था लेकिन काफ़ी कम था। तब सुनिधि चौहान वगैरह जज थी, जावेद अख्तर जज थे, संजय लीला भंसाली भी जज थे। तब उनकी दाढ़ी मूछ वगैरह संजय लीला भंसाली की सारी ब्लैक थी। तो पॉलिटिक्स कम था तो टैलेंट आगे जाने का था। ऐसा ना हो कि वो बंदा बस सारी ज़िंदगी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कॉमेडी करता रहे। ऐसा नहीं कि मैं बॉलीवुड वालों को ऊपर रख रहा हूँ और उसको नीचे रख रहा हूँ, पर देखो यूट्यूब की पेमेंट क्या है हमें अच्छे से पता है। मैं सिर्फ उसकी फाइनेंसिस की वजह से मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जाए तो अच्छे खासा पैसे एज एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर आर्टिस्ट वो बन जाए। मैं ये चाहता हूँ उसको कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 14 साल बर्बाद कर चुका है इन सब चीज़ों में। तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपने आप को अच्छे से दिखा सके और उसे परफॉर्म करने के अच्छे पैसे भी मिले। इंस्टाग्राम से वो सेटिस्फाइड हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ वो और 10 गुना आगे जाए। और मेरी पूरी गारंटी है कि तुम्हारी जनरेशन को ये समझ में भी नहीं आएगा और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तुम तो गालियाँ भी लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में, इसलिए बात करने का फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए नहीं बिकॉज आई सी यू एज होपलेस और आई हेट यू एज अ ऑडियंस, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप ऑडियंस के विरुद्ध कुछ बोलते हो तो फटाक से बैकलैश करने की आदत लोगों के अंदर होती है। बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक भी मार दिया होगा, आई नो दैट। पर मैं चाहता हूँ कि वो बड़े पर्दे पर आए, बड़े प्लेटफॉर्म पे आए। जैसे समय रैना का स्पेशल निकला है, जितने भी लेटेंट के टैलेंटेड लोग हैं वो आए। और देखना पड़ेगा कि क्या जिनसे जो जजेस जिसको फुल मार्क्स दे रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, क्या वो खुद से भी कोई एफर्ट करेंगे उसके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि अनु मलिक ने श्रेया घोषाल को स्पॉट करा था, और उसको स्पॉट करा था सोनू निगम को, और फिर वो उनको आगे ले जाने में उसने हेल्प करी थी। ये अफवाह है, आई एम नॉट मे बी श्योर। ये तारीफ कर करके उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे करके शाबाशी दे करके सारे सेलिब्रिटीज मूव ऑन कर जाएंगे, यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर, या फिर जेन्युइनली उस बंदे की कुछ एफर्ट करेंगे, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे, कोलैब वगैरह करेंगे, कुछ भी, मतलब इन ऑर्डर टू मेक हिम बिग। ऐसा ना हो कि ये वन हिट वंडर बन के रह जाए। ऐसा ना हो कि ये जो वीडियो में हमें हंसते खेलते चेहरे दिख रहे हैं, जो रिकॉग्निशन के लिए तालियां बज रही हैं, ये फेम बस यहीं तक रह जाए, या इनके फेम का हाईएस्ट पॉइंट ये रह जाए। इसके बाद भी ये ग्रो करने चाहिए। बुलंदी तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, बुलंदी पर टिके रहना असली चुनौती है प्यारे। तो मैं उस लेंस के जरिए इन लोगों को देख रहा हूँ। ऐसा ना हो कि इनके फेम का या सक्सेस के पावर का पैसे का ये हाईएस्ट पॉइंट रहे, या इनके करियर की बिगेस्ट और इकलौती अचीवमेंट ये बन के रह जाए सबसे बड़ी, कि मैंने आलिया भट्ट के सामने परफॉर्म करा था। ऐसा होना चाहिए कि मतलब लोग इनका ऑटोग्राफ लें, फोटो खिंचवाएं, सेल्फी लें, और ये और फेमस होते रहें।
और ये अपने कंटेंट को अपग्रेड भी करे, क्योंकि राजू श्रीवास्तव को भी ये सब बोलते थे, आई वांट देम टू, जैसे राजू श्रीवास्तव थे मतलब लेजेंड थे हमारे कॉमेडी के, बहुत सारे स्टार वन, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने परफॉर्म करा। एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लेटेंट के कंटेस्टेंट्स हैं इन सबको कॉमेडी शोज़ के लिए प्रेफर किया जाए, इनका ऑडिशन लिया जाए, इनका ट्रायल लिया जाए। अगर ट्रायल या ऑडिशन ले ही नहीं जाए तो कम से कम एटलीस्ट उनको टीवी सीरियल पर डाला जाए, उनको रेगुलर बेसिस पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम दिया जाए, देन दे विल बी बिग। बिकॉज यूट्यूब है बॉलीवुड में से बड़ा क्या है, आंसर इज सिंपल। ऐसा ना हो कि यही ये इनकी सक्सेस का हाईएस्ट पॉइंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जस्ट ऊपर जाते रहें। तो उसके लिए एज इन्फ्लुएंसर हमें भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऑडियंस का क्या हो, ताली बजा के वेरी गुड नाइस वी अप्रिशिएटेड लग करके भूल जाएगी, बट कुछ और भी करना चाहिए, यहाँ तक रुकना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि इनके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी इकलौती अचीवमेंट यही बन के रह जाए, इसके आगे भी बीइंग देयर फॉर देम, कि इनको पेमेंट टाइम पे मिले, इनको काम मिले, थोड़ा अच्छे मैनेजर्स, अ गुड पीआर टीम, एंड ऑल दैट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदे बॉलीवुड में जाएं, क्योंकि कपिल शर्मा जो था वो भी पहले यूथ फेस्टिवल में कॉलेजेस में स्टैंड अप वगैरह या फिर थिएटर वगैरह करता था, और फिर वो टीवी में बहुत सारे लोग कहेंगे कपिल शर्मा बोरिंग है, रेलिवेंट है, पर 2013 से लेकर के काफ़ी सालों तक वो पीक पे था। तो उसने कॉमेडी शो शुरू किया, अपना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल करा, जितना भी उसका कपिल शर्मा शो करा, और फिर इतना नाम बनाया। बहुत सारे लोगों ने कॉमेडी किंग भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं रेलिवेंट हो गया, लेकिन 2013-14 में ही वॉज इन इज प्राइम, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने बहुत नाम बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि इनको कॉमेडी शोज़ में इन बच्चों को लिया जाए, इनको यहाँ छोड़ ना दिया जाए। तुमने देख लिया कि 4 लेटेंट के कंटेस्टेंट थे सीजन 2 के, जिसमें आलिया भट्ट या शर्वरी आई थी, वो फेमस हो गए। उनका क्या, जो जिनको लोग भूल गए, लेटेंट का सीजन 1 के सारे एपिसोड तो निकाल दिया यूट्यूब से, तो उन बेचारों का क्या हुआ? तुम कितनों को भूल गए? तुमको याद भी है वो लोग कि इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 1 में कितने टैलेंटेड लोग आए थे? क्या कोई आया था? और अगर कोई एक आधा आया था तो उसका क्या हुआ? उसके लिए क्या समय रहना है, या उसकी टीम ने या किसी ने भी एज ऑडियंस हमने कुछ किया? अगर नहीं करा तो उस डोनाल्ड ट्रंप वाले गाय का क्या हाल होगा आप अच्छे से जानते हैं। भगवान करे बस ये सीजन डिलीट ना हो, ताकि ये बच्चे सुरक्षित रहें। अगर किसी भी कंटेस्टेंट की लाइफ खराब हुई तो 1 से 2% जिम्मेदार शो के मेकर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई 1 से 2% या काफ़ी हद तक शायद जिम्मेदार शो के मेकर्स भी हो सकते हैं। आप कहेंगे समय रहना कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसने तो उल्टा प्लेटफॉर्म दिया उन लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का। नहीं, पहले के रियलिटी शोज में जजेस जो होते थे कंटेस्टेंट्स से इन्वॉल्व होकर के उनको काम दिलवाने में, नेट पिक करने में हेल्प करते थे, जो अब कम हो गया है। अब सिर्फ ग्लैमर चाहिए, ठीक है, और काफ़ी हद तक डॉक्टर्ड भी होता है सब कुछ। तो वैसी परसेप्शन लेने के बाद एक रियलिटी शो, चलो अनस्क्रिप्टेड है भी, तो इट्स फिल्म विद ऑकवर्ड मोमेंट्स। मैं कितने रिव्यूअर्स को जानता हूँ, अरे समय एक बेवकूफ़ सी रिव्यूअर है, अपने आप को पता नहीं क्या रियलिटी शो का रिव्यूअर ठेका करके मानती रहती है, फीमेल यूट्यूबर है। मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लेटेंट काफ़ी फनी एंटरटेनिंग लगा। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पता था कुछ ना कुछ चुतियाप करेगी। थंबनेल में लिखा हुआ है अनफनी, थंबनेल में लिखा हुआ है लेटेंट की इमेज है, जो लेटेंट की थंबनेल की इमेज है, और ऊपर लिखा हुआ है अनफनी, और बात कर रही है वीडियो में। मैंने कहा ठीक है, तो सीधा क्लिक बेट मार दिया। ठीक है, क्लिक बेट तो मतलब ऐसे पेल देते हैं लोग जैसे सविता भाभी। चलो, कहती है कि मुझे अच्छा लगा, पर ज़्यादातर ना परफॉर्मेंसेस मीडियोकर ही थी। तो मेरा सिंपल सीधा साधा सवाल है कि दैट इज़ व्हाट 80% ऑफ द शो इज़ ऑल अबाउट। जज तो मैं तब करूंगा, मार्क्स तो मैं तब दूंगा, जब पॉइंट्स तो मैं तब दूंगा, विनर तो मैं तब अनाउंस करूंगा, एलिमिनेशन तो मैं तब करूंगा, वोट आउट तो मैं तब करूंगा, ऑडियंस वोट तो तब होगा, जजमेंट मैं अपनी तब दूंगा जब कोई परफॉर्म करेगा ना। और मैं क्यों इतना ज़्यादा हुटिंग कर रहा हूँ? सेलिब्रिटी हंस रहे हैं, सेलिब्रिटी इंजॉय कर रहे हैं, तो उनको देख के मैं हुटिंग कर रहा हूँ, या मैं मुझे खुद अच्छा लग रहा है जो स्टेज पे हो रहा है उसको देख के मैं हुटिंग कर रहा हूँ? सेलिब्रिटीज़ के लिए मैं शो देखता हूँ या उसके लिए देखता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए देखते हैं, तो वो भी कपिल शर्मा के लिए नहीं देखते। तो ऐसा तो नहीं कि सेम चीज़ यहाँ लेटेंट में हो रही है। अब पता नहीं है ऑडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है जो लाइव देख रहे हैं। और अगर परफॉर्मेंसेज मीडियोकर लगी तो 80% ऑफ द शो इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेज ओनली। तुम परफॉर्म करोगे, तुम कुछ बात करोगे, तभी तो समय रहना उस पर पंच मारेगा, तभी तो शर्वरी, आलिया भट्ट, वो जितने भी लोग बैठे हैं वहाँ पे उस पर पंच मारेंगे।
और ये बिल्कुल मत सोचिए कि इन लोगों की दोस्ती आपस में बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा बॉन्ड है। ऑब्वियसली कैमरा के आगे या बैक स्टेज शायद अच्छा बॉन्ड बन सकता है, पर इन्फ्लुएंसर्स की और सेलिब्रिटीज़ की पीआर घूम घूम के सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस करवाती रहती है। समय रैना की या किसी भी इन्फ्लुएंसर की पीआर घूम के सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस करवाती है। जो बाबा लोगों के साथ सेलिब्रिटी आपको दिखते हैं वो भी पीआर का सब कुछ चक्कर होता है। पीआर वाले ही सेलिब्रिटीज़ की कोलैब करवाते हैं, पीआर वाले ही इन्फॉर्म करते हैं कि सर ये समय रैना है, ये बहुत बड़ा कॉमेडियन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसकी एक शो था, कंट्रोवर्सी हो गई, आपको काम करना है, आप अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आ जाइए। ऑडियंस को तो लगेगा ही कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली कि बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा, सी इज सो काइंड, ही इज सो हम्बल। तो देखो, काइंड और हम्बल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बियर बाइसेप्स ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का पॉडकास्ट खराब है, उसने खुद कहा है कि दे आर वेरी रूड एंड दे डोंट लेट यू इवन टॉक प्रॉपरली। ठीक है, फराह खान ने भी खुद कहा है बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में कि सेलिब्रिटीज के साथ टाइम सबसे ज़्यादा तो रणवीर अलाहाबादिया ने स्पेंड करा है ना। एंड ट्रस्ट मी, बहुत प्रॉब्लम देते हैं उनकी पीआर, बीच में बहुत बोलती हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इस बार ये आ गई। और वो क्या कहती है, वो बेवकूफ़ सी रिव्यूअर क्या कहती है, मतलब अगर उसे परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा मीडियोकर या एवरेज लगी तो 80% शो टट्टी है 1 घंटे के वीडियो में से। ऑब्वियसली, क्योंकि बकवास लगी तुमको तो बचा क्या शो में। ठीक है, वो आएगा। अगर आपको कॉमेडी शो देखना है तो आप वैसे भी फुल फ्लेश्ड कॉमेडी शो देख सकते हैं। तो स्टेइंग अलाइव कितना ज़्यादा स्टैंड अप उसने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। खैर छोड़ो, दिस इज सो फकिंग रॉन्ग, बट चलो ठीक है, उसका परसेप्शन है। कुछ डोनाल्ड ट्रंप वाले गाय पे बोला, मुझे खुद भी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये शर्वरी को कैसे पता, या किसी सेलिब्रिटी को, नहीं शर्वरी को भी नहीं, मतलब कैसे पता इनको लेटेंट के बारे में क्या हुआ था। मीम नॉलेज उनकी कैसे अच्छी है सेलिब्रिटीज़ की, कि कहाँ लेटेंट बैन हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। उसके पीछे का साफ रीज़न ये है कि उनकी पीआर टीम ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। ऑब्वियसली, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की अपनी एक दुनिया होती है, दे हैव कांस्टेंट शूट्स, और अगर फ्री भी होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर इंडस्ट्री के अपने चुतिया पे होते हैं यार। बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड्स नहीं देखी क्या आपने? अब मैं करण जौहर के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ, मैं करण जौहर के अंडर काम कर रहा हूँ, मुझे समय रैना के साथ कोलैब का ऑफर आता है, मैं पूछता हूँ कौन समय, तो मेरी पीआर वाला बताता है अरे सर बड़ा कॉमेडियन है, इसने ऐसे करा, इसने वैसे करा, इसका शो बैन हो गया। आप ये क्लिप्स वगैरह कुछ दिखा देते हैं, मेरा सोशल मीडिया मैनेजर वगैरह दिखा देता है कुछ क्लिप्स दिखा दी, तो ठीक है ये लोग आ जाते हैं। दिक्कत क्या है कि अगर उस यूट्यूबर की बात सच निकली जो कह रही है कि मुझे शो काफ़ी ज़्यादा मीडियोकर या एवरेज लगा, शो की परफॉर्मेंसेस, तो मेरा सिंपल सवाल ये है कि मतलब इन अ नटशेल जो शो हम देख रहे हैं टीवी के स्क्रीन पर, उनका भी चूतिया कटा और उनका भी चूतिया कटा जो लाइव देख रहे थे शो को। कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली टाइम बर्बाद हुआ दोनों का, हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ, और नेट का जो प्रीपेड या पोस्टपेड हम लोग रिचार्ज वगैरह कराते हैं या वाईफाई का पैसा देते हैं पर मंथ का, वो भी वेस्ट हुआ। और उनका भी हुआ, क्योंकि वो तो लाइव शो देख रहे थे, क्योंकि टिकटेड शो होते हैं, फ्री नहीं होता, तो उनका भी पैसा वेस्ट हो गया। कॉमेडियन ने एक आध पंच मारा, अपलोड पोस्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन अगर 80% ऑफ द शो इज बोरिंग तो ऑब्वियस बात है कि उनके पैसे तो बर्बाद ही हो गए ना, उनको तो रिफंड नहीं मिला। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर शो बोरिंग था और ऑकवर्ड मोमेंट से भरा हुआ था, एज पर दैट रिव्यूअर, जो फीमेल अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञानी मानती है, मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप वाला गाय अच्छा लगा, पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है। तो वो तो वही कह रही है ना कि शो बोरिंग था, तो ऑब्वियसली मतलब मज़ा नहीं आया ना, क्योंकि पैसे लग गए आपके, तो ठीक ही था, मतलब ऐसा कुछ एज पर ऑडियंस जो लाइव देख रही थी उसका मतलब गया, चूतिया कट गया उसका। क्योंकि ऑब्वियसली टैलेंट टैलेंटेड शो देख रहे हैं आप, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, समय रैना कुछ पंच मारा तब आप फंसेंगे, तो ऑडियंस वेट करेगी कब ये जोक मारेगा, कब समय रैना हमको हंसाएगा, कब जोक मारेगा। ठीक है, और कब किसी बात में से ह्यूमर निकालेगा, समय रैना नहीं, शर्वरी, आलिया भट्ट और वो आशीष सोलंकी। मुझे तो आशीष सोलंकी समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा शो, मेरा भी गुप्ता होता ना लेटेंट पे, मेरा फेवरेट कॉमेडी ना हग लगा देता हो, क्योंकि फटाक बात से ह्यूमर निकालता है, और मुझे वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हग भी वो करता है, मतलब टट्टी वाला हग नहीं, सबसे ज़्यादा हग भी वो करता है, जोक सुनाएगा, स्माइल करके आपको गले भी लगा लेगा, तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, दिल का अच्छा इंसान बहुत है वो, लोगों को हंसाता है, और उसका प्रखर के साथ हुआ था गरीबी, प्रखर के साथ मैंने देखा हंस हंस के पागल हो गया वो, मेरे को भी बहुत हंसी आई। तो आई लाइक दीज थिंग्स, बट मैं थोड़ा समझ गया ना, मैं थोड़ा आई एम नॉट वेरी इजीली इम्प्रेस्ड एज अ पर्सन, बिकॉज जिंदगी ने पिछवाड़े से खून मार दिया है, निकाल दिया है मेरा ऐसी की तैसी कर करके, तो मेरे को ये सब चीज़ें उतना एक्साइट नहीं करती, एंटरटेनमेंट, दिस ग्लैमर एंड ऑल। और
दिक्कत क्या है कि जितने भी लोग हैं जिनको आलिया भट्ट हंस रही है तो उनको देख के हंस रहे हैं, भले ही शो में शायद उनमें से कुछ ऐसे होंगे, शो में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन आलिया भट्ट या शर्वरी को देख के खुश हो गया, ओवर द टॉप एक्साइटेड हो गया, दूसरे को देख के हंस रहे हैं, अपने बगल वालों को देख के हंस रहे हैं, खुद इन शो नहीं एंजॉय कर रहे हैं। अब अल्फा पिक्चर कितनी चूतिया है हम सब जानते हैं, सबने गालियां दे रहे हैं उसको, सब गाली दे रहे हैं, ये बेकार पिक्चर है, घटिया है, टीजर बेकार, ट्रेलर बेकार। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तो ये पैसे फूकेंगे अपने, फिर ये जाएंगे अल्फा देखने, इनमें से बहुत से लोग टिकट पे पैसा उड़ाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री बकवास वो उसकी स्कीम्स निकाली जाएंगी, पर वो वैसे ही अगर कोई निकाल दी चलो ठीक है। टिकट पे पैसा फूकेंगे, पॉपकॉर्न पे पैसा फूकेंगे, कोल्ड ड्रिंक पे पैसा फूकेंगे, फिर ये जाके ट्रैवल पे पैसा फूकेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ ओयो जाने पे भी पैसा फूकेंगे, और अगर 3-4 लोग एक साथ है तो 2-2,500 रुपये भी फूक फूक जाएंगे आराम से, क्योंकि कभी कभार आदमी झुंड में जाता है कि टट्टी पिक्चर देखनी है, चलो सब देखते हैं, सबका मूड खराब करते हैं, सबका दिन खराब करते हैं, और थिएटर से बाहर निकल के क्या रिएक्शन होता है, हाँ मतलब ठीक फिल्म थी, कैसी थी, मीडियोकर थी, वन टाइम एवरेज, वन टाइम वॉच थी, तो इसका मतलब ये है कि चूतिया कट गया आपका, तो मैं उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, समझ रहे हो आप। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम कैसा भी शो बनाओ, पर देखना पड़ेगा कि यार वो ऐसा ना हो कि, और ऑब्वियसली वो अल्फा का प्रमोशन करने के लिए आया तो शॉर्ट शॉर्ट वाली बात है।